हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और आज हम सीखने वाले हैं कि हम लोग यूज़र से किस तरह से इनपुट लेते हैं। ओके, तो आई होप कि आपने ये सारे वीडियोस अभी तक एक्सेस कर लिए होंगे हमारी प्लेलिस्ट के। और अगर नहीं किया है तो इस जावा की प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो। अभी तक हमने 15 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया था और उससे पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखी थी यहाँ पर कि हम लोग अगर हमें आउटपुट को किसी भी चीज़ को प्रिंट करना है हमें हमारे कंसोल पर, तो हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के बारे में बहुत डिटेल में समझा था और हमने मेन फंक्शन के बारे में समझा था। तो आई होप कि आपने ये दोनों वीडियो जरूर देखे होंगे। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम लोग किस तरह से यूजर से इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हम ना कुछ प्री डिफाइंड क्लास है जिनको यूज़ करते हैं यूजर से इनपुट को लेने के लिए। तो अगर आपको क्लास और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अभी नहीं आता है तो ज़्यादा चांस है कि आपको ये चीज़ें अभी समझ में नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी आप इस वीडियो को एक बार देख लो। आगे जब हम ऊप्स में क्लास एंड ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छी तरह से कवर करेंगे तो आपको वो सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी। तो जब हमने इनपुट डेटा को प्रिंट करने की बात किया था कंसोल में, तो हमने वहाँ पर आपको बताया था कि हमारे पास एक मेथड होता है प्रिंटलन मेथड। इस मेथड को हम कॉल करके जब भी हम डेटा को प्रिंट करेंगे तो जो भी हमारा डेटा होगा वो कहाँ पर हमारे कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। तो अगर इस मेथड को कॉल करना था तो हमने देखा था कि हमें प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम अपना खुद का ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे क्योंकि जावा वालों ने हमें पहले से ही एक आउट नाम का वेरिएबल, जो कि एक स्टैटिक है, वेरिएबल नहीं ऑब्जेक्ट बोलते हैं, आउट नाम का ऑब्जेक्ट, वो एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है और उसको हमें सिस्टम क्लास में बना करके दिया था। तो इसलिए हमने सिस्टम क्लास को यूज करके आउट को एक्सेस कर लिया। तो इस तरह से हमने आउट को एक्सेस कर लिया और फिर जब हमने आउट को एक्सेस कर लिया तो हमने प्रिंटलन को एक्सेस कर लिया और इसके अंदर जो कुछ भी हम पास करेंगे तो ये हमारा डेटा कहाँ प्रिंट हो जाएगा, हमारे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम यानी कि कंसोल पर प्रिंट हो जाएगा। उसी तरह से जब हमें डेटा को रीड करना है तो सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए, जब हम डेटा को रीड करने की बात करते हैं तो डेटा हम कहाँ से रीड करेंगे। डेटा हम अपने कीबोर्ड से रीड करेंगे और कीबोर्ड को बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम माना जाता है। तो यहाँ पर आप चलिए हम लोग टर्मिनोलॉजीज़ को समझते हैं। हमारे पास ना क्या है, हमारे पास एक क्लास है स्कैनर क्लास, SCANNER। हमारे पास एक स्कैनर क्लास है और इस स्कैनर क्लास के अंदर कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा को रीड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डेटा को अपने स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम यानी कि कीबोर्ड से डेटा को रीड करेंगे। तो पहले हमें वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम मिलनी चाहिए ताकि हम बता सकें अपने स्कैनर क्लास को, है ना, कि हाँ यहाँ से डेटा को रीड करना है। तो वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या है, वो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के लिए यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है, ये है क्लास इनपुट स्ट्रीम। ये इनपुट स्ट्रीम क्लास है। इस क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते उसको हम आगे समझेंगे। तो हम लोग इसका ऑब्जेक्ट तो बना नहीं सकते, लेकिन जावा वालों ने क्या किया है कि इसका ऑब्जेक्ट पहले से इन नाम से, उस ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, इन नाम से इस क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से ही हमारी इस सिस्टम क्लास में बना करके हमें दिया है। जैसे हमारी सिस्टम क्लास में आउट ऑब्जेक्ट को बना करके दिया गया था, उसी तरह से एक इन नाम का भी ऑब्जेक्ट है जिसका टाइप है इनपुट स्ट्रीम और ये एक स्टैटिक वेरिएबल है। इसका मतलब अगर हमें इस इन को एक्सेस करना है तो हम इस सिस्टम क्लास का यूज कर सकते हैं। तो कैसे एक्सेस करेंगे, स्टैटिक चीज़ों को एक्सेस करने के लिए हम लोग सिंपली क्लास का नाम लिखते हैं। क्लास का नाम है क्या, सिस्टम। तो हम लिखेंगे SYSTEM सिस्टम डॉट इन। तो इस तरह से हमने क्या किया, सिस्टम डॉट इन लिखना। तो ये एक ऑब्जेक्ट है, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, इनपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। या आप इसको स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम भी बोल सकते हो। जैसे हमने पहले सीखा था कि हम लोग सिस्टम डॉट आउट को क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते थे SYS, सिस्टम डॉट आउट को हम लोग बोलते थे स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम। तो स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मतलब जहाँ पर डेटा प्रिंट होने वाला है और वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, हमारा कंसोल होता है। उसी तरह से सिस्टम डॉट इन एक ऑब्जेक्ट है जो हमारे स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है, जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा कीबोर्ड होता है।
तो इस सिस्टम डॉट इन को यूज करके ही हम लोग डेटा को क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से रीड करेंगे। अब चलिए हम लोग और समझते हैं कुछ। देखिए, जो भी हम लोग डेटा अपने कीबोर्ड से इंटर करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर फिगर्स बना के रखे हैं, मान लीजिए ये हमारा कीबोर्ड है। तो जब हम लोग कीबोर्ड से डेटा को क्या करते हैं, इंटर करते हैं, तो जो भी डेटा यहाँ से आएगा, मान लीजिए हमें इस n नाम के वेरिएबल में रखना है। तो जब भी हम डेटा को यहाँ कीबोर्ड से इंटर करेंगे तो जो डेटा होगा वो डायरेक्ट हमारे इस कीबोर्ड से हमारे वेरिएबल्स में नहीं आते हैं। पहले क्या होता है, एक बफर होता है। बफर मतलब इसको आप समझिए मेमोरी। तो क्या होता है, पहले जो भी हम डेटा यहाँ से इनपुट करेंगे तो वो डेटा हमारे इस बफर में आता है। और ये काम करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो अभी अभी हमने अपना स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम विच इज सिस्टम डॉट इन SYS, ये वाला जो ये सिस्टम डॉट इन है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम, यही यूज होता है। तो सिस्टम डॉट इन क्या करता है, ये वो स्ट्रीम है, आप समझिए वो मीडियम है जिससे डेटा हमारे कीबोर्ड से जो भी इंटर किया जाएगा वो हमारे इस बफर में, मेमोरी में आ जाएगा। और जब डेटा हमारे इस बफर और या मेमोरी में आ जाएगा तो हम लोग इस बफर से डेटा को रीड करके अपने इस वेरिएबल में रखते हैं। अब इस बफर से डेटा को किस तरह से रीड करना है, तो हमारे पास कुछ क्लास है, स्कैनर क्लास है। तो हम इस स्कैनर क्लास का यूज करेंगे और इस स्कैनर क्लास का यूज करके हम लोग डेटा को इस बफर से रीड करके अपने वेरिएबल में पहुंचाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है। तो अगर आपको पहले डेटा को इंटर करना है तो डेटा कीबोर्ड से कहाँ पर आएगा, इस बफर में आएगा। और वो कहाँ से आता है, स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम। क्या जिम्मेदार होता है उसके लिए, ये सिस्टम डॉट इन जिम्मेदार होता है। सिस्टम डॉट इन कभी भी डायरेक्ट डेटा हमारे वेरिएबल में नहीं पहुंचाता है। सिस्टम डॉट एन वो स्ट्रीम है जिसके माध्यम से डेटा हमारे कीबोर्ड से हमारे बफर तक आता है। और फिर हम लोग स्कैनर क्लास को यूज करके डेटा को इस बफर से रीड करेंगे। अब डेटा से बफर से डेटा को किस तरह से रीड करेंगे, डेफिनेटली हमारी स्कैनर क्लास में बहुत सारे फंक्शंस हैं, तो हम उन फंक्शन का यूज करेंगे और उन फंक्शन का यूज करके हम लोग डेटा को यहाँ से रीड करेंगे। और जिस भी फंक्शन का हम लोग यूज करेंगे उस फंक्शन के अकॉर्डिंग हमारे डेटा को एप्रोप्रिएट टाइप में कन्वर्ट किया जाएगा। जैसे अगर हमने यहाँ से इंटीजर टाइप की वैल्यू को इनपुट किया है तो हम स्कैनर क्लास के उस मेथड को सिलेक्ट करेंगे जो हमारे डेटा को यहाँ से रीड करके इंटीजर में कन्वर्ट कर सके और कन्वर्ट करने के बाद हमारे इस वेरिएबल में रख दे। तो हम लोग जिस ढंग से डेटा, जिस टाइप का डेटा यहाँ से इनपुट करेंगे उसके अकॉर्डिंग स्कैनर क्लास से वो पर्टिकुलर मेथड को यूज करेंगे। अब आपको ये समझ में आया। तो हम लोग डेटा बफर से जब रीड करेंगे तो डेटा बफर से रीड करने के बाद हमारे इस वेरिएबल में जाएगा और बफर से डेटा रीड करके वेरिएबल में कौन रखेगा, हमारे स्कैनर क्लास के जो मेथड्स होते हैं वो ये काम करेंगे। ओके, अब थोड़ा और समझिए आगे। तो होता क्या है, हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें और लिखी हैं। हमने लिखा है स्पेस की, टैब की, इंटर की। तो जब भी ये चीज़ें मिलती हैं ना तो जावा में इनको डिलीमीटर माना जाता है। डिलीमीटर मतलब डेटा को सेपरेट करने वाला। जैसे मान लीजिए हमने अपने कीबोर्ड से इनपुट किया 25, तो 25 के बाद या तो हम स्पेस दे दें या टैब की को इंटर कर दें या इंटर कर दें, है ना, हम कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग डेटा को किस तरह से कीबोर्ड से इनपुट करते हैं, अगर आपने इससे पहले कोई लैंग्वेज सीखी होगी, जैसे 25 हमने इंटर किया, उसके बाद हम लोग इंटर वाली बटन दबा देते हैं। तो ये 25 क्या होगा, ये 25 यहाँ पर कुछ इस तरह से 25 आके मान लीजिए स्टोर हो गया। और जो हमने इंटर की प्रेस किया तो उस इंटर की के करस्पॉन्डिंग जो कैरेक्टर होगा वो यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो जब हम स्कैनर क्लास के फंक्शन का यूज करके डेटा को रीड करेंगे तो वो 2 को रीड करेगा, 5 को रीड करेगा, और जैसे ही उसे ये डिलीमीटर मिलेगा तो वो समझ जाएगा कि ये हमारा पूरा डेटा है और ये सेपरेटर है। तो इस पूरे डेटा को वो रीड करने के बाद उसे कन्वर्ट करेगा पर्टिकुलर डेटा टाइप में और उसे वेरिएबल में रख देगा। समझ बात आई। हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग इंटर करते हैं लेट्स से 10 स्पेस 20 स्पेस 30, तो ये किस तरह से स्टोर होगा, यहाँ पर आएगा 10, फिर स्पेस यहाँ पर स्टोर होगा, फिर यहाँ पर क्या आएगा 20 आएगा, फिर स्पेस स्टोर होगा, फिर यहाँ पर इस तरह से 30 आएगा, फिर स्पेस इंटर होगा। तो क्या होगा,
जब हम मेथड का यूज़ करेंगे तो पहली बार वो सिर्फ और सिर्फ 10 को रीड करेगा, क्योंकि जैसे ही वो 10 को रीड कर लेगा तो उसे स्पेस मिलेगा, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पर हमारा डेटा इंड हो रहा है, तो उस 10 को रीड करके वो एक वेरिएबल में रख देगा। फिर दूसरी बार जब हम फंक्शन का यूज़ करके रीड करेंगे तो वो 20 को रीड करेगा, यहाँ से रीड करेगा, और 20 को पहले वो 2 को रीड करेगा, फिर 0 को रीड करेगा, और फिर जैसे ही फिर से स्पेस को रीड करेगा तो वो समझ जाएगा कि यहाँ डेटा पर इंड हो गया, तो 20 को रीड कर चुका होगा तो उसको एक वेरिएबल में रखेगा। फिर वो 3 को रीड करेगा, 0 को रीड करेगा, फिर से जैसे उसे स्पेस मिलेगा तो वो समझेगा कि ये हमारा डिलीमीटर है, और 30 को रीड करके हमारे वेरिएबल में रखेगा। तो इस तरह से देखिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो जब मैं प्रैक्टिकल करूँगा ना तब आपको ये अच्छे समझ में आएगा, मैं करके दिखाऊंगा पूरा आपको। तो याद रखना, जब भी आप स्पेस की या टैब की दबा देते हो या इंटर की दबा देते हो तो वहाँ से वो एक डेटा माना जाएगा। जैसे आपने 25 इंटर करके इंटर कर दिया तो 25 एक डेटा होगा, है ना। 10 के बाद आपने स्पेस कर दिया, 20 कर दिया, तो 10 एक डेटा माना जाएगा और 20 अलग माना जाएगा। तो इस तरह से हमें ये काम करना पड़ेगा। तो सबसे हमें क्या क्या काम करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस स्ट्रीम को, जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी स्कैनर क्लास के साथ में एसोसिएट करना पड़ेगा। तो फिर ये सिस्टम डॉट इन रिस्पॉन्सिबल होगा हमारे कीबोर्ड से डेटा को रीड कराने में और उसको यहाँ पर बफर में रखने में, और फिर हम स्कैनर क्लास के मेथड को यूज़ करके इस बफर से डेटा को रीड करके अपने वेरिएबल में रख सकते हैं। ओके, अब जो इसका प्रैक्टिकल है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट किस काम में आते हैं, आई होप कि आपको ये पता चला होगा। तो मैं अपने अगले वीडियो में इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। सो थैंक यू।